नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं? आ गए, क्या बात। चलिए प्रदीप जी नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज गुरु नानक जयंती है 555th, so how will you pronounce that? 500 इंग्लिश में बोल। 55वीं। यस यस 555, so 555th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, प्रकाश दिवस है साहब आज गुरु नानक देव जी का। आप सबको लाख लाख बधाई गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की। और उसके अलावा जहाँ तक आप सब लोगों का सवाल है, नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, ni hao in Chinese, konnichiwa in Japanese, bonsoir in French. Pradeep ji. Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili and wherever they speak whatever language, Yes. and wherever our channel is being seen, which is really and truly wonderful. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, अगर सिर्फ महाराष्ट्र की अगर आप बात करें अभी, महायुति जो है यानी एनडीए, महायुति जो है उसकी कैंपेन ने तूल पकड़ लिया है मेरी समझ में, फोकस्ड है, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे घर के आसपास हम देख रहे हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। और अभी कांग्रेस जरा ढीली हो गई है, क्यों ढीली हो गई मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग सुधार कर दें इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जो इंटेंसिटी, जो फोकस, जो जबरदस्त तरीके से एक उत्साह जो देखा था कांग्रेस में लोकसभा के चुनाव के वक्त, वो आज की तारीख में मुझे दिख नहीं रहा है। प्रदीप जी आप। Exactly, now I can see the entire campaign of the Congress is focused on Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji आए, यहाँ पर सवाल लिए, then the Congress is activated. It shows that probably Nana Patole ji or Vijay Videtivar or all these leaders don't have that mass appeal because we don't hear much about them. जब ये सभा होते हैं, ये फडणवीस जी की हम देखते हैं सभा हो रहा है, people are looking, people are responding, there is a lot of flutter whenever we talk something. The same kind of flutter is not being caused by Nana Patole and Vijay Videtivar. That is where the Congress. Now probably Maharashtra, जो giant leaders है, पृथ्वीराज चौहान, वो बाहर, I don't think he is, we have not heard about him addressing youth. जी बिल्कुल। या कोई controversies create कर रहे हैं, कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, तो they have to do something about. Where Karnataka was concerned, we knew that two of those leaders, आज जो CM है, they are giants themselves. they are giants themselves. सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार, दोनों, ऐसा कोई नहीं है महाराष्ट्र में। Yes, हरियाणा में देखो, you always knew that the Congress leadership was very strong out there, state leadership. Huda senior and junior, yes. And then there was Kumari Selja. And there was a flutter. Congress leaders में आपस में झगड़ा for CM ship के लिए. Same kind of thing यहाँ पर हम नहीं दिख रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान is dormant. He is not doing. He is not talking. He is not asserting himself the way he should be. And Nana Patole and probably Vijay Videtivar is not creating the flutter that election should have, because Devendra Fadnavis देखे रोज कुछ ना कुछ जब मीन्स उलझन कर देते हैं कि सीएम कौन बनेगा, ये होगा, ओवैसी से झगड़ा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ही इज ऑलवेज इन द न्यूज। और साथ में प्रदीप जी ये मत भूलिए, राज कपूर की वो जो मेरा नाम जोकर का गाना भी सुना रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। He is like, he is in full flow. देवेंद्र फडणवीस in full flow. जी बिल्कुल। और उसके अलावा एकनाथ शिंदे साहब तो है ही, वो तो हमेशा ही फ्रंट फुट पे बैठ करते हैं। और अजीत दादा पवार अभी तक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गौतम अडानी का गेस्ट हाउस था लेकिन अडानी नहीं थे वहाँ। मतलब ये, लेकिन कुछ तो हो रहा है, मेरा ये कहना कुछ एक्टिविटी तो हो रही है। यहाँ पर क्या है, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है प्रदीप जी, कुछ ना कुछ आ रहा है। आदित्य ठाकरे साहब की तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है, शरद पवार की तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ठंडी पड़ गई है। एंड बाय द वे द बिगेस्ट एसेट ऑफ द एनडीए, महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है तो ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, नहीं तो नहीं बनती प्रदीप जी। Congress is the backbone, sir. Congress is the backbone. Congress and is really going to perform exceedingly well. The same thing we cannot talk about
शरद पवार जी ठीक है, he will definitely perform well, but we know जैसे देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि शरद पवार जी is a 4.5 district player या जो भी है, जागीरदार for 4.5 districts, NCP is a 4.5 districts party, तो he has his limits. Congress is there everywhere. The presence of Congress, whether हो मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, मुंबई हो, Congress is everywhere. So Congress actually has to play the lead to see that they have to play the lead to see that if it wants to win, Congress has to be a major player. And I think we've got Dr. Sudhir Dhone and of the Congress from Akola with us, and Manoj Yadav Saab of the Samajwadi Party also with us. Manoj Yadav साहब, अरे बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं सर, जबरदस्त लग रहे हैं, क्या बात है। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। मनोज यादव जी, always a pleasure to talk to you sir, thank you so much. And Dr. Dhone, अरे सर जबरदस्त, thank you very much। अरे ढोने साहब इज स्टार, वो तो मतलब पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं, सबकी हालत खराब कर देते हैं इधर से उधर। लेकिन मनोज यादव साहब, आप इतने दिनों के बाद आए, इसलिए सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। मनोज यादव साहब, आप ये बताएं, आज की तारीख में जिस प्रकार भले ही इलेक्शन चल रही है, झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस, उसके अलावा बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आपके स्टेट में भी हो रहे हैं, तो आप ये बताएं सर, जो आज की तारीख में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चल रही है, बार बार एक स्लोगन जो आदरणीय सम्माननीय आपके यानी मनोज यादव जी, आपके खुद के सबसे चहीते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने जो स्लोगन दिया कि क्या बटेंगे तो कटेंगे, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चल रही है बीजेपी की, यहाँ महाराष्ट्र में भी चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब हुआ सर? मनोज यादव साहब प्लीज। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई दूंगा और पूरे देशवासियों से ये उम्मीद करता हूं कि भारत में अब एक नया मौसम आएगा, एक नया बेहतरीन संकल्प के साथ हम भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे कहते नहीं है, अच्छा भारत बन सके। अभी तो नफरती भारत चल रहा है आजकल, लेकिन खैर मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसको कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका एनालिसिस जरूर किया होगा कि योगी आदित्यनाथ को बयान को बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किसी ने एक्सेप्ट नहीं, उन सब ने जान लिया कि जो ये नारा दिया गया है संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये शब्द नहीं कहने का अधिकारी है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर से अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से फील पा रहा है, महसूस कर रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे प्रदेश की जनता, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो वो जनता पे इस बात को डाल रहे हैं कि साहब अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, मेरे पे आप बिल्कुल किसी भी तरीके का फेथ मत कर। लेकिन फिर बीजेपी के तमाम सारे जो राजनीतिक पंडित हैं, जो उनके विचारक हैं, जानकार हैं, उनको लगा कि ये निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ बयान है, इस वजह से उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आए, और उसकी वजह से फिर उस बयान पे उस तरह चर्चा होना शुरू हुई। मैं तो एक बात जानता हूं कि आप बांटने की बात किसके लिए कर रहे हैं और काटने की बात किसके लिए कर रहे हैं, ये उन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश को बतानी पड़ेगी जिन संविधान की शपथ लेके वो मुख्यमंत्री थे। क्या संविधान उनको इस बात की इजाजत देता है? क्या संविधान के तहत जो कसम उन्होंने ली है, क्या वो ये कहने के हकदार है कि नहीं? मेरे जैसे जानकार व्यक्ति के मामले में अगर मैं सोचता हूं उनके बारे में, तो मुझे इतना महसूस होता है कि ऐसे मुख्यमंत्री का अपने पद पे रहने का कोई भी नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी भी रूप से उसका कोई भी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वो एक असफल मुख्यमंत्री, निसहाय मुख्यमंत्री और अबला टाइप का मुख्यमंत्री है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। लेकिन मनोज यादव जी, बात यह है कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है, आप किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे घर फैमिली के डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये कोई कानून में बनता नहीं। और संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस, उन्होंने गाइड कर दिया कि ये गाइडलाइंस होगा घर तोड़ने के लिए। बट
सेंटर में बीजेपी का कहना कि वी आर फॉलोइंग ऑल गाइडलाइंस, हमने हर गाइडलाइंस को फॉलो करे, हम कोई वायलेशन कोई गाइड, तो क्या क्या ये लाइन कहां पर होता है, ये ड्रॉ कहां पर होता है लाइन, क्या बुलडोजर फिर चलेगा? मनोज यादव जी। ठीक, देखिए मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ बार बार संविधान का उल्लंघन कर रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार की ताकत को देखा होगा, लेकिन जब वो फंस गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना 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 ना, अब आप ये काम नहीं कर पाओगे, और फिर उनपे इस तरीके की रोक लगी कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आप किसी का मकान ऐसे नहीं गिरा सकते। मकान एक व्यक्ति का भारत में सपना होता है, क्योंकि बड़ी आबादी देश की आज भी छप्पर में, और बहुत बुरी तरीके से एक बेहतर छत भी नहीं नसीब होती है, और बड़ा बुरा जीवन व्यतीत करने के लिए वो मजबूर है। जी। तो ऐसे देश में जो विकासशील देश के रूप में हो, वहां पे कोई व्यक्ति या कोई सरकार, कोई संस्था लगातार लाखों मकान गिरा दे, गरीबों का पक्के मकान गिरा दे, ऐसा भी मेरे ख्याल से बड़ा गलत होगा। मैं इतना जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के आज की डेट में वो घोड़े के रूप में आ गए हैं, जिसको अगर आगे ले जाएंगे तब मारे जाएंगे, पीछे ले जाएंगे तब मारे जाएंगे। मेरा यहां मारे जाने से तात्पर्य पॉलिटिकल रूप से, कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति या हिंसात्मक बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो बीजेपी ने लाइन जरूर योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन बहुत सेफ साइड लिया। महाराष्ट्र के बारे में मैं अपनी बात बता दे रहा हूं। महाराष्ट्र में कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस के बारे में आप लोगों ने विश्लेषण किया, मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में कोई एक राजनीतिक दल ताकत के रूप में नहीं है, वहां सभी की ताकत है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शरद पवार जी की पार्टी हो, या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो। उन सब की ताकत के दम पे ही महाराष्ट्र में वहां की मौजूदा सत्ता को, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को वहां की जनता उखाड़ फेंकेगी। इसलिए कांग्रेस का सिर्फ विश्लेषण करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा, और मैं इतना दावे से कह रहा हूं कि जहां जहां गठबंधन लड़ेगा वहां वहां बीजेपी चुनाव हारेगी, इतना तय क्या है बात है। जी। डॉक्टर ढोने, आप तो बड़े खुश होंगे सुनकर के, ढोने हाँ, साहब। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की जो कैंपेन जरा स्लो क्यों हो गई यार, क्या हो गया, जरा धीमी हो गई है पिछले एक हफ्ते से। मैं खुद देख रहा हूं, ये खुद महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर ढोने साहब बताइए, क्या ये इस वजह से है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी जी का यहाँ पर आने के लिए, एक बार प्रियंका जी का चुनाव पूरा हो जाए उसके बाद, क्या क्या हुआ, क्या डॉक्टर ढोने बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मतदार संघ के अलग अलग ये सिचुएशन रहती है, तो जो मतदार संघ में बुलाते हैं वैसे वैसे लोग जाते हैं। तो हर अभी देखिए हमारे अकोला में तो नाना पटोले जी आके गए, अभी वो जो शुरू है अभी एक एक का, राहुल गांधी जी की सभा हमारे बगल में बाजू के जिले में भी हो गई, तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। जी। इमरान प्रतापगढ़ भी आने वाले हैं अकोला में। जी, तो वो अलग अलग बात- एरिया में जिस तरह की लोग रहते हैं, जिस विचार के हैं, उस तरह से लोग बुला, किसानों के लिए है तो कि राहुल गांधी को बुला रहे, जहाँ पे किसानों का शहरी लेकिन भाग अभी है जो बात मनोज तो यादव वहाँ जी से पे पूछी, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग या बाकी लोग आ रहे हैं। धोने नाना पटोले जी साहब, भी आके गए। जो बात अभी चल रहा है मनोज अलग यादव अलग जी से एरिया में। मैंने पूछी, प्रदीप जी ने भी पूछा, और उस विषय के बारे में जो बार बार ये स्लोगन यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहते हैं, फिर उसको चेंज कर दिया, फिर कहा एक है तो सेफ है। मतलब ये क्या हो क्या रहा है सर, ये क्या दोबारा एक, और हाँ, और अमित शाह साहब, मतलब वो तो माशाल्लाह जबरदस्त हैं सर, वो तो चाणक्य हैं। अब मनोज यादव साहब ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस और ये इंडिया वाले अगर यहां पर आ गए तो दलितों का और ओबीसी का जो आरक्षण है वो उठा करके मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा। धोने साहब अब आप बताएं। हाँ हाँ, नहीं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मेरे जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो चल रहा है इनका, तो ये प्रतीक है इसका कि ये इनको अभी हिंदू मुस्लिम किए बगैर इनको सत्ता आती हुई नहीं दिख रही। जी। देखिए इनको लोकसभा में उन्होंने देखा कि लोकसभा में क्या हुआ, 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को गई, 17 सीटें इनको आई 48 में। जी। तो डबल सीटें महाविकास आघाड़ी की तरफ आई, तो इंडिया गठबंधन को आई है। तो इसके लिए वो डर गए। अभी उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अभी कुछ माहौल अच्छा नहीं है अपने लिए, अभी इसको कम्युनल बनाओ, हिंदू मुस्लिम करो तो फिर कुछ फायदा हो सकता है। उनको ना उनके राज्य में 2.5 साल से उनकी सरकार है, ना सरकार के काम बता पा रहे हैं, ना मोदी जी के 10 साल का जो काम है केंद्र में वो बता पा रहे हैं।
जब ये मुद्दे इनके काम नहीं आ रहे सरकार का काम बताने के, तो अब इन्होंने शुरू किया हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो। तो ये जो बातें हैं कि आपका रिजर्वेशन निकाल देंगे और मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये जो बातें हैं ये मोदी जी तभी शुरू करते हैं। देखिए उनके पास बट दोने साहब, पूरा ये शुरुआत पुलिस शुरुआत तो नाना एक पाटोले जी ने किया। उलेमा काउंसिल के पूरे लोग, उलेमा काउंसिल के पूरे लोग नाना पाटोले जी से मिले, नाना भाऊ से कहा कि हमको रिजर्वेशन आप दे दो, और नाना पाटोले जी ऐसे कहना अमित शाह जी का एग्री हो गए कि नहीं, आपका ऐसा है, रिजर्वेशन उनका एक हम लोग लेटर भी कंसिडर आया करेंगे। है। तो और शुरुआत उलेमा काउंसिल और नाना लेटर पाटोले जी के मीटिंग से हो गया। ऐसा है, और ये जो लेटर वो मौलाना लोगों के साइन से लेटर निकला कि उन्होंने ऐसे ऐसे 17 डिमांड की है, ऐसे उनकी डिमांड है, ये 17 डिमांड है, ऐसा लेटर है 3 लोगों की, उस पे साइन है, और उसके बेस पे नाना पटोले जी ने ऐसा पत्र दिया है कि आपने जो डिमांड किया हम उसका विचार करेंगे। इस तरह का जो लेटर है, तो हमारी जो कांग्रेस की जो अधिकृत फेसबुक का हैंडल है उस पर से लिख के आ गया है, उस पे बताया कि ये फेक लेटर है, ये सही नहीं है, कि जो इन्होंने जो डिमांड किया हम वैसे करेंगे, ऐसा कुछ लेटर दिया नहीं है, ये फेक लेटर है, ऐसा डायरेक्ट लेकिन फोटो लेकिन तो कंसिडर है। करने में क्या है सर? फोटो- लेकिन हाँ। धोनी साहब, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग इन कंसिडरिंग। मुसलमानों में भी तो 74 जातियां हैं ना, उसमें मंडल के अंदर तकरीबन 65 मुसलमान जातियां आती हैं जो पिछड़ी हैं, उसमें नहीं, क्या तो है? वो उनको तो गुजरात के अंदर भी उनको तो है। रिजर्वेशन सर, मिल रहा है, मुस्लिम देखिए, आरक्षण एसटी तो कैटेगरी गुजरात में भी नहीं है। दिया जाता है, तो क्या है मुस- मतलब इसमें नहीं। अजीबोगरीब मसला है ये तो। जी बताएं नहीं, तो सर। है ना, जो मुस्लिम समाज में जो है ना, मुस्लिम समाज में अभी भी रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी में, जी एसटी ओबीसी में में भी है, है। महाराष्ट्र में भी है। जी हाँ हाँ, एसटी में भी है, जी और ओबीसी में भी है, मुस्लिम समाज को है, अभी रिजर्वेशन मिलता है, करेक्ट है। क्योंकि उनके भी इसमें कास्ट है, मोमिन है, ओबीसी में है, मोमिन अंसारी, तो जी ओबीसी बिल्कुल में है, रिजर्वेशन मिलता है उनको। तो मिलता है है ना, ये उसमें। बात तो बराबर है, तो ये तो मिलता है। और यहाँ पे मैं क्यों जान करके पूछ रहा हूँ ये, उसके बाद मैं मनोज यादव जी के पास जाता हूँ। हाँ मुझे बताइए, ये बार बार कहा जा रहा है आर्टिकल 370 वापस कभी नहीं आएगा, उसको दफन कर दिया गया, उसको ये कर दिया। अरे चुनाव भी हो गए, वहां पे सब कुछ हो गया, आर्टिकल 370 चला गया, अभी उसके बारे में बात करने का क्या मतलब है? अब आप, मुझे याद नहीं आता, हो सकता है डॉक्टर ढोने, क्योंकि आप अकोला से हैं, आप कांग्रेस से हैं, शायद आपको याद हो कि किसी कांग्रेस के शख्स ने या किसी समाजवादी पार्टी वाले ने या किसी शरद पवार जी के किसी प्रवक्ता ने या नेता ने या उद्धव ठाकरे जी ने कभी ये बोला हो कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए? अरे किसने कहा है आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए? बताइए ना सर, दोनों साहब। नहीं, ऐसा है, ऐसा ये किसी ने बोला नहीं कि 370 हम फिर से वापस लाएंगे, ऐसा जी। किसी ने बोला नहीं। ये इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में बोला होगा महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, इन्होंने बोला होगा, लेकिन ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, ये किसी पार्टी ने बोला नहीं। लेकिन बीजेपी वालों का ये ऐसा है कि वो डर दिखा रहे, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं, और उनको दिख रहा कि अपनी हालत बहुत खराब हो गई, अभी लोगों को भावनाओं पे लाओ, भावनात्मक मुद्दे जो है उसको उठाओ, इसलिए कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे चालू हो गया, एक है तो सेफ हो गए चालू हो गया, और ये 370 का जो मुद्दा है ना, कांग्रेस के इनको एमएलए खुद ऐसा एक लगता है 4% रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% रिजर्वेशन लेके देने के लिए, बिल पास करने के लिए बिल बना के लेके आए। हंगामा होने के बाद वो कहा कि ऐसे कुछ भी प्रपोजल नहीं है, बट बिल तो बनाया था, आप पेश करने वाले थे। अब लोगों को नौकरी के लिए ठीक है, मगर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये एक नया चीज है तुष्टिकरण का। नहीं, आपने भले बाद में रिजेक्ट कर दिया है, सब लोग ने कहा, बट ये तुष्टिकरण का एक उच्चतम उदाहरण है धोनी साहब। नहीं, कैसा 4% का, कौन सा 5% दिया था मुसलमानों को? कॉन्ट्रैक्टर्स को जो रोड बनाते हैं उनको अच्छा। 4% रिजर्वेशन। अच्छा, नहीं ये नहीं, मुझे पता नहीं है ये आप बोल रहे हैं, मुझे लगा मुस्लिम समाज को जो रिजर्वेशन का, कॉन्ट्रैक्टर का मुझे मेरे सुनने में आया नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा कुछ हुआ है। Anyway, किसने किया था ये? वेलकम शंकर गायकर साहब ऑफ द विश्व हिंदू परिषद के शंकर गायकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर गायकर साहब, जय सिया राम, नमस्कार, जय बजरंगबली, कैसे हैं सर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब आपको आज गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। 555वां गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। तो शंकर गायकर साहब, अब तो
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है बहुत अच्छे तरीके से अयोध्या में, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? 33 किलोमीटर दूर है वो राम मंदिर से, बताएंगे उसके बारे में कुछ, शंकर गायकर साहब? ऐसा है, वो सरकार ने दी हुई जमीन है, कानून के तहत जैसे राम मंदिर के बारे में फैसला आया, उसी के साथ साथ कोर्ट ने, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने ही वो 20 किलोमीटर वहां पर वो जमीन दी है। वहां पर अभी उन लोगों का सवाल ये है कि उनको वहां पर क्या करना है। अभी वहां पर अगर ये बाबरी मस्जिद बनाना वापस चाहते हैं तो इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो ये सजेशन दूंगा, वहां पर इन्होंने ऐसी कोई जो संत है, जो हिंदू समाज पूरे देश को मानने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति की कब्र बनानी चाहिए। बाबर की कब्र ये राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। बाबर इस देश का, इस हर व्यक्ति का, हर नेता का कोई सगा नहीं लगता है। बाबर हमलावर है, बाबर हत्यारा है, बाबर बलात्कारी है, ये उन्होंने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाबर का अगर जितने भी पक्ष है, जो चाहे समाजवादी है, सपा वाले हैं, कम्युनिस्ट है, ये सारे लोग इकट्ठा आकर, और इसमें मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस ने अपनी भूल सुधारने की ये आवश्यकता है। वहां पर जो कांग्रेस, जिन्होंने इसको बहुत बड़ा खाद डाला और इतना बड़ा पूरा युद्ध का माहौल खड़ा किया, उन्होंने आगे चलकर ये बाबर का ढांचा यहां पर फिर से खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर फिर से ये खड़ा होगा तो हिंदू समाज की भावना आग हो जाएगी और फिर हिंदू समाज फिर अयोध्या की तरफ बढ़ेगा। ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। मस्जिद जरूर बनाइए, मेरा इसमें कोई गलत धारणा नहीं है, लेकिन ये एकता की मस्जिद, जैसे राम मंदिर ये एकता का मंदिर है। आज भी कई मुसलमान प्रभु रामचंद्र को मानते हैं, वो अयोध्या जाते हैं, इसलिए वहां पर जो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां मंदिर बना जाए, लेकिन जो उनको अधिकार मिला है मस्जिद बांधने का, वो मंदिर मस्जिद बांधते समय उन्होंने वो जो पीछे का कलंक जो है, ये हमारे राजनेताओं में भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का ऐसा बड़ा समय है, आज देश जल रहा है, आज देश बट रहा है, आज देश के अंदर जाति पाति का जो बीज इन कांग्रेसों ने पूरी तरह से बो दिया है, इनको ये सुधारने की आवश्यकता है। आज मिलकर हम काम कर सकते हैं। राजनीति अपनी अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के मसले में आज जो लहू जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, ऐसे इसमें ये नया जिहाद, ये वक्फ बोर्ड का मामला, ऐसे सारे बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ापन दिखाकर हम सारे संतों ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी का तारीफ मैं सुनना चाहता हूं कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे जी का तारीफ करे, सावरकर के बारे में बोले, बिकॉज ये बाला साहब ठाकरे जी को अयोध्या मंदिर अपने दिल से लगा हुआ था। वो चाहते थे कि मंदिर बने, आर्टिकल 370 बने, ये बाला साहब ठाकरे जी के दिल में बसा हुआ चीज था। आज राहुल गांधी जी से वही मोदी साहब बोल रहे हैं, उद्धव जी आप बुलवाइए, आप बाला साहब ठाकरे जी का तारीफ सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। क्या ये होगा? क्या राहुल गांधी जी करेंगे तारीफ बाला साहब ठाकरे जी का? ऐसा है, वो ऐसे व्यक्ति के सामने वो बाजा बजा रहे हैं जो पहले से बाला साहब ठाकरे जीवित होने तक इन कांग्रेसियों ने बाला साहब के ठाकरे में जो जो कांड किया है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, वो उद्धव ठाकरे जी को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो औरंगजेब के दरिंदे के कब्र पर जाकर माथा टेकना चाहता है, अपना बाप उसको कहना चाहता है, उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदुस्तान का बाप
केवल छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, शाहू फुले अंबेडकर इस देश की महान हस्ती है जिसके ऊपर ये पेट भरते आए हैं। इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए। जी, बाला साहब ठाकरे ने जी। कभी इस प्रकार की बातें नहीं की और इन लोगों को भी ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आज के विषय में अभी जो आपने जब कहा महाराष्ट्र जी। जल रहा है, शंकर कायकर साहब, अभी जो आपने कहा वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मनोज यादव साहब, समाजवादी पार्टी के मनोज यादव साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द समाजवादी पार्टी एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम लखनऊ। सर, ये लैंड जिहाद, वोट जिहाद और लव जिहाद, इस विषय के बारे में कुछ कहेंगे सर आप, मनोज यादव साहब? बड़ा इंटरेस्टिंग लग गया आपकी डिबेट में। पहली बार ऐसे लोगों को आपने बुलाया है जिनको मैं जवाब देने के लिए तड़पता रहता हूँ। बोलिए और सर। मेरे सामने जब कोई भाजपा का कोई बीन बजाता हुआ व्यक्ति नजर आता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। कोई ये अभी हमारे साथ में बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के, कुछ आपने परिचय दिया है। इधर हाल फिलहाल आपने देखा है कि बड़ा हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है बांग्लादेश में, कुछ इस तरह की खबरें आपने भी सुनी होंगी। ये विश्व हिंदू परिषद जो विश्व की संस्था के रूप में अपने आप को देखते हैं, भारत में क्या कर रहा है? इन सबको हेलीकॉप्टर पे, हवाई जहाज पे बैठाल के बांग्लादेश भेजो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। यहाँ क्या मोछे रखा के टाइट कर रहे हैं, वो भी नीची वाली मोच, कम से कम नीची वाली मोच रखनी चाहिए थी। नाम अच्छे से समझ में आया। और अभी इन्होंने कहा कि बाबर की जो कब्र है वो हिंदुस्तान में नहीं बननी चाहिए। मतलब कुछ बुद्धि बुद्धि होती है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कि मंद बुद्धि टाइप के होते हैं ये लोग क्या? वो तो अफगानिस्तान में वो भारत का हिस्सा तो नहीं है, वो तो कभी अखंड भारत के समय हुआ करता। बीच में नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। अभी तो पहला डोज दिया है, अभी 2-3 डोज बचे, तब तक आप कथकली डांस करने लगेंगे डिबेट में। मनोज के सामने बैठे, थोड़ा धैर्य रखो, अभी धैर्य रखो। और कब्र बाबर की तो है भी नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन नाथूराम गोडसे की कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। उसको अगर मेरे को बस चले तो मैं उसको खुदवा के और जाके महासागर में, जो भी बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर में कहीं उसको जाके मैं डलवा दूं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भारत में बिल्कुल अस्तित्व नहीं होना चाहिए जिसने इस देश की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी हत्या कर दी थी। क्यों? अंग्रेजों की गुलामी करते थे, भारत को बांटने की राजनीति करना चाहते थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किससे कर रहा हूँ? ये लव जिहाद की बात की, मैं आपको बेहतर एक उदाहरण देता हूँ। बीजेपी के पदाधिकारियों का नाम लोगों बिल्कुल ऑथेंटिक देते। एक विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल साहब हुआ करते थे, उनकी बेटी की शादी किससे लव जिहाद हुआ था? इन महाशय को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो कोई मुस्लिम ही थे। हाँ, आडवाणी जी की बेटी की शादी किससे हुई थी वो भी इनको पता होना चाहिए। कब्र पे कौन जिन्ना की चढ़ाने गया था, मजार पे कौन चादर चढ़ाने गया था, ये भी इनको ज्ञान होना चाहिए। कि सिर्फ मुंह फाड़ने के लिए टीवी पे आए, बस टीवी मिल गया जहर उगलना शुरू कर दो, ब्लैक मामा की तरह तुरंत जहर उगलना शुरू कर दोगे क्या? अरे भाई, आप मुद्दों की बात करो। क्या मुद्दे हैं देश के? और हिंदू हो तो हिंदू की जाकर रक्षा करो ना। इनको सबको भेजो भैया बांग्लादेश का टिकट कटाओ, वायु सैनिक के साथ इनको भाई राम से भेजो, जाके रक्षा करें। भारत में तो हिंदू बड़ा रक्षा वाला है ही इन सब परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि साहब यहाँ सुरक्षित नहीं है हिंदू, कब सुरक्षित होगा? कितनी सरकारें चाहिए? कितनी सरकारें आपको दी जाएं? मतलब डबल प्रधानमंत्री दिया जाए क्या? आपको क्या चाहते हो? डबल, ट्रिपल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, कितने प्रधानमंत्री आपको दिए जाए जब भारत में लूट लिया? सवाल करो मेरे साथ कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में आके देश को लूट लिया, किसान को कंगाल कर दिया, व्यापारी को बेकार कर दिया, नौजवानों के रोजगार छीन लिए। बात करोगे? संस्कृत राजभाषा की भाषा पढ़ने के लिए टीवी पे आते हो भाई, कुछ ज्ञान है कि नहीं है? भारतीय जितनी भी अर्थव्यवस्था है सब बड़ी डामाडोल है। हिंदुत्व तो कल भी था जब बाबर था, हिंदुत्व आज भी है जब मैं हूं, और हिंदुत्व तब भी रहेगा जब ये देश रहेगा। जब तक जी मनोज यादव जी, शंकर कायकर जी कुछ बोलना तो इसका मतलब आप अज्ञानी हो जी। शंकर कायकर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। इन लोहिया के पट्टे को मैं बताना चाहता हूं, लोहिया का पट्टा
सर जो भाषा, मुसलमानों सर, से भाषा, उन्होंने भाषा, शादी की सर, भाषा है की मर्यादा रखें। वो उस्मान के कुल का है, ये ध्यान में रखना। ये आसपका के कुल का है। हम ऐसे मुसलमान का विरोध नहीं करते। और मैं आपसे विनोद करूंगा, राजू जी, आपसे प्रार्थना रैली, करूंगा, रैली, इनको जो सवर्ण सवर्ण भाई भाई, रैली 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 हिंदू सवर्ण मुस्लिम भाई भाई, गजब बात। क्या क्या किए क्या हैं आप जरा इनको सवर्ण हिंदू ये भाई, मनोज यादव जी, इनको बोलने दीजिए ना। शंकर कायकर जी आपके बीच में नहीं बोले। मुसलमान का विरोध नहीं करता, लेकिन सारे सांप जो है ना, जब सांप नए किस्म है के सारे विषय, मनोज यादव जी लेकिन बोलने वो दीजिए। सारे सांप विचारी है, ये ध्यान में रखो, समझे ना। और तुम तो बिल्कुल बात मत करो, कार सेवक का क्या हथियार है, तुमको बोलने का अधिकार नहीं, ना बाबर का नाम का अधिकार नहीं है, ये ध्यान में रखना। जाओ बांग्लादेश जाओ, हिंदुओं की एक रक्षा करो भाई, जाओ हिंदुओं को बचाओ, तुम्हारी संस्था है ना। मैंने कितने हिंदुओं को बचाओ। मुसलमान को बचाया है, जरा अपने एंकर को पूछो। मुसलमान के लड़ने वाला ये शंकर गायकर है, ये जानकारी के एंकर को है। तुमने अपने घर के बगल में किसी को पानी नहीं दिया होगा, तुम हिंदुत्व की बात करोगे, तुम राष्ट्र की बात करोगे, तुम संविधान की बात करोगे। कंपन आने लगा, हाँ? इनको कंपन आने ये लगा, ध्यान में भूचाल रखना। आ रहा है। अरे विरोध को तुम्हारा पूरा तो सिस्टम हिला जा रहा है। मारोगे, पूछे बस, अरे क्या खबर है? तुम्हारी खुदने वाली है महाराष्ट्र में अभी, ये ध्यान में रखना। बहुत जल्दी तुम्हारी मनोज यादव ने 2 सवाल पूछ लिए, विश्व हिंदू परिषद पूरा हिलने डुलने लगा, भूकंप आ गया। गजब बात है। दूसरी चले बात, जाओ बांग्लादेश जाओ, हिंदुओं की रक्षा ये करो। बांग्लादेश चुनाव नहीं कर रहा है, बांग्लादेश की पहले बात हिंदू- किया। आज मनोज यादव 5000 जी, बांग्लादेश को हमने मनोज हिंदुस्तान में यादव लाया जी, है। आपको 5000 जब आप बांग्लादेशी बोल को रहे थे, हिंदुस्तान शंकर में कायकर जी ने लाया आपको है। सुना। अब सुन प्रक्रिया लीजिए हमारी जारी है, हिंदू को अनाथ नहीं होने देंगे हम लोग, ये ध्यान में रखना। किसको अनाथ नहीं होने देंगे? और आपके एंकर पे हम छुपाई बात नहीं करते, झूठी बात नहीं करते भाई साहब। 15 लाख दे दिए। शंकर गायकर जी हमारे बड़े पुराने दिए। मित्र हैं, और शंकर मिला गायकर जी 15 ने लाख। क्या क्या काम किया है वो सबको, 2 करोड़ रोजगार वो जग मिला। जाहिर है। मुझे नहीं लगता शंकर गायकर जी को अपना परिचय देने की आवश्यकता है। लेकिन शंकर गायकर जी जो बात मनोज यादव जी कह रहे थे, मनोज यादव जी मैं आप ही की बात कर रहा हूं, एक सेकंड। मनोज यादव जी जो बात कह रहे थे कि शंकर गायकर जी, हिंदू तभी खतरे में क्यों होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वरना हिंदू खतरे में नहीं होता है, फर्स्ट क्लास होता है। कांग्रेस की सरकार में तो हिंदू ठीक ठाक रहता है, समाजवादी की सरकार में ठीक ठाक रहता है, जैसी बीजेपी की सरकार आती है एकदम हिंदू खतरे में हो जाता है। सर शंकर जी अब आप बोलिए प्लीज। मैं गलती सुधारना चाहता हूं। प्लीज बोलिए सर। हिंदू आज खतरे में नहीं है, चलिए, 1100 साल से हिंदू खतरे में है। जब से बाबर आया, अकबर आया, उसके बाद में हुमायूं आया, उसके बाद में 1947 में ये नेहरू आया। उस दिन से आज तक, कल तक, आज इसलिए मैंने कहा ना, मोदी आने से मोदी आने से अरे ज्ञानी एक विश्व, नेहरू कहाँ से आए थे? अरे मूड बात करना, गलत बात नहीं करना। कारण मुसलमान के तुम्हारा भी आप बगल में कांग्रेस का भी यही है, हिंदू खतरे में है, तुमसे हिंदू नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हिंदू तुमसे कभी नहीं डरेगा, वो पिएगा, वो अमृत पीकर आया है, वो तुमसे डरेगा नहीं, हथियारों से तो बिल्कुल नहीं डरेगा, ये ध्यान में रखना। राजनकारी तुम्हारी नीति है, ये मुसलमानों का लंगुल चालन जो कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल लगा, राम मंदिर बनाने के लिए आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के लिए 70 साल के ऊपर लगा, 70 साल के ऊपर वो लगा। तो ये देरी क्या देरी नहीं है, इतना टाइम क्यों लगा राम मंदिर बनने में? जब मेरे बहन को लूटा जाता है, तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है,
क्यों नहीं आवाज करते? बांग्लादेश के बाद कितना आप बोलो, तुम्हारा क्या होता है? पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल गवार हो क्या? तुम्हारा क्या होता है? व्हाट इज तुम्हारा? अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम तेरे को बोलो, अगर तेरे को नहीं बोलना आता है तो आपका बोलो, नहीं तमीज है क्या? लेकिन एक चीज जो है मनोज यादव जी ने जब पूछी, अरे शंकर गायकर जी, जो मनोज यादव जी ने जो एक बात पूछी कि भाई सब लोग जो हैं वो बांग्लादेश में जाकर के हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं करते, सर वो तो बताइए। कितना पैर है दरिंदा? चलिए डॉक्टर ढोने, आई थिंक डॉक्टर ढोने हैज नॉट स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर ढोने साहब, आप इस विषय में क्या कहेंगे सर, बोलिए। नहीं, ऐसा है कि अभी जो शंकर गायकर साहब ने जो बताया जी, अभी जैसा आपने भी बोला है कि जब 10 साल से अब मोदी जी की सरकार है, तो फिर अभी भी अगर बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि मोदी जी के राज में हिंदू असुरक्षित है। यही हुआ ना। और जो बोलते हैं कि कब्र पे जाने की बात जो है, तो जीना की कब्र पे तो अडवाणी जी गए थे, कोई कांग्रेस वाला नहीं गया। जी, पाकिस्तान में जाके जिन्ना ने कब्र पे चादर चढ़ाई, तो जिन्ना की कब्र पे अडवाणी जी ने चादर चढ़ाई थी। जी चढ़ाई थी। गया नहीं था, इंदिरा जी गई नहीं थी। नहीं 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 गए मोहम्मद थे। गजनी के कब्र पर गए थे इंदिरा जी। मोहम्मद गजनी नहीं, कोई गया नहीं। और दूसरी बात, आपको एक बात बता दो, ये जो है ना, अरे देखो, आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदू धर्म का सोचिए। आप बीजेपी के फेवर में क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? हाँ, कांग्रेस की कुछ गलती हुई तो आप बोलो, समाजवादी की गलती हुई तो बोलो कि ये आपकी गलती है। आप हिंदू धर्म की संगठन है, आप हिंदू धर्म के लिए सोचो कि भाई हिंदू धर्म में कुछ जुल्म हो रहा। अभी बीजेपी वाले तो हिंदू लोगों का सिर्फ फायदा उठाते हैं। अब महंगाई बढ़ी, हिंदुओं के लिए महंगाई नहीं बढ़ी क्या? मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हिंदुओं के लिए बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। 10 साल 45 साल में देश के जब से आजाद हुआ, 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बेरोजगारी तो मोदी जी के राज में हुई है। तो हिंदू ही बेरोजगार हुआ ना। 2 करोड़ की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल कहां दिए? महंगाई कितनी बढ़ी है? आज तक की सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। तो हिंदू लोग तो नाराज है, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और कोई भी कांग्रेस का नेता, समाजवादी का नेता, 500 साल के बाद राम मंदिर बनना, 500 साल के बाद राम मंदिर मोदी साहब के टाइम पे बनना, मोदी साहब ने एक संघर्ष, जो एक राम मंदिर का पुनर्निर्माण मोदी जी के काल में होता है, आर्टिकल 370 एप्रोगेशन मोदी जी के काल में होता है। तो इसमें आपको कुछ लग नहीं रहा है कि इतने साल से जो वंचित था वो मोदी जी के काल में हो गया, तो क्रेडिट कुछ देना चाहिए मोदी जी को। दोनों साहब, क्यों? कौन सा बोल रहे हैं? राम मंदिर का पुनर्निर्माण 500 साल के बाद मोदी जी के काल में हुआ, आर्टिकल 370 वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वहां पे मंदिर बनाई है। तो मोदी जी का क्या? मोदी जी ने बोला था क्या सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा ऐसा जजमेंट दो? आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। आर्टिकल 370 का मुद्दा, देश की जनता को क्या फायदा है? लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं, रात में खाना कैसा खाए इसकी चिंता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीदेगा कोई? वो तो उनके दोस्तों के लिए किया उन्होंने। अदानी और अंबानी को वहां पे जमीन नहीं मिल रही थी, इसके लिए उन्होंने किया 370। आम जनता को क्या फायदा है? ये सिर्फ भावनाओं का मुद्दा है, तो आपके बाकी मुताबिक कुछ आर्टिकल नहीं। 370 और आपको वापस एक आना बात चाहिए, सर? बताओ, क्या ये जो जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान जो बोलते हैं ये हिंदू, सर जी बोलिए। ऐसा है, आज अगर आपको मैं पूछूं कि हिंदुस्तान का सबसे कट्टर मुसलमान कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो आप बोलेंगे जिन्ना, जिसने देश के धर्म के नाम पे टुकड़े किए। सर, जिन्ना तो मुसलमान था शंकर ही साहब, नहीं, मानते चलिए। हैं आप इस बात को? सर, कि इस जिन्ना तो देश का मुसलमान ही सबसे नहीं था, कट्टर सर, नमाज भी मुसलमान नहीं पढ़ता जिन्ना था। था, नमाज भी जिसने पढ़नी नहीं धर्म आती के थी नाम उसको पे तो। देश के टुकड़े किए। अच्छा, उसका नाम मालूम है आपको क्या था? उसके दादा का नाम क्या था? प्रेमजी भाई ठक्कर। जी, वो था। लोहाना गुजराती था। ठीक था। प्रेमजी भाई And- ठक्कर वो लोहाना and Jinnah गुजराती साहब था। himself used वो to like मच्छीमारी eating का ham व्यवसाय sandwiches करता था। तो and drink wine. उनको फिर बाद he में loved हिंदू having his लोगों ने whiskey बोले, and ham उनके sandwiches, गुजराती sir. लोगों ने कि अरे आप तो मच्छीमारी करते हैं, जीव हत्या करते हैं, प्राणी हत्या करते हैं, तो हम आपसे बायकॉट करते हैं। तो वो मुसलमान बन गए। जी उनके दादा का नाम, उनके पिताजी का नाम, वो सब हिंदू ही थे।
वो बाद में कन्वर्ट हुए, उनके दादाजी ने धर्म किया। तो ये किसके वजह से हुआ? ये अपने लोगों ने उनको तकलीफ दिया। और वो ऐसा आदमी, ये जो सत्ता की बात करता हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि सत्ता में बैठे हो हिंदू या मुसलमान हो, इनको कोई धर्म का स्पिरिट नहीं रहता। आपको बता दूं कि जिन्ना जो था, जिन्ना ओरिजिनल लोहाना गुजराती था, उसके दादा ने उसका धर्म स्वीकारा, इस्लाम धर्म कबूल किया। लेकिन उस वक्त भी जिन्ना का नाम, उसके जिन्ना के जो नाम थे वो हिंदू नाम थे पहले, उसके पिताजी भी हिंदू थे। बाद में इनके नाम जो है मुसलमान नाम रखे गए, जिन्ना और उसके भाइयों के और बहनों के। ये हकीकत है। और जिन्ना कोई कट्टर मुसलमान नहीं था, वो रोज दारू पीता था, जो इस्लाम में चलता नहीं। इस्लाम में दारू पीना चलता नहीं। वो कभी मस्जिद में नहीं जाता था, आज तक नहीं गया। हाँ, मस्जिद आज में तक गया कभी नहीं नहीं। गया। और उसने जो दूसरी शादी की है वो कोई मुस्लिम लड़की से नहीं किया, पारसी लड़की से किया। पारसी धर्म अलग है और मुस्लिम धर्म अलग है। पारसी से किया। उनकी जो बेटी है दीना वाडिया, जब वो जिन्ना की बेटी, उसकी माँ भी पारसी थी, तो उसको जब बोले कि मुझे एक पारसी लड़के से मोहब्बत हो गई, तो जिन्ना ने बोला कि ऐसा मत कर, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम लड़का बता दे मैं तेरी शादी करा देता, तू मुस्लिम लड़का बता दे। वो बोले नहीं, मुझसे इससे शादी करना है, वाडिया से। वो जी। पारसी था। तो जिन्ना बोले कि आपको पूरे हिंदुस्तान में आपको एक भी मुस्लिम लड़का नहीं मिला। तो उसने जवाब दिया कि आपको एक भी मुस्लिम लड़की नहीं मिली आपको। जिन्ना को उसकी लड़की ने बोला कि आपने मेरी माँ से शादी किया, वो कहाँ मुसलमान है, वो भी पारसी थी। तो जिन्ना जो थे ना, तो वो ना कभी मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज दारू पीते थे, और जो इस्लाम में चलता नहीं वो सब बातें करते थे। लेकिन नशा जो सत्ता का, उनको ऐसा हुआ कि उन्होंने धर्म के नाम पे देश किया। तो वही हालत हिंदू जो नेता खुद को बताते ऐसे है। ओम बिरला की लड़की ने परसों शादी की, मुसलमान से किया। ये क्या बताते हैं? सब ढोंगी है। गायकर साहब, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आपको समाज का स्पिरिट भी है। गायकर साहब सुन रहे? गायकर साहब, हाँ हाँ हाँ, गायकर साहब, बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सुन रहा हूं। आप सुनिए, आप ईमानदार आदमी हैं, आपको हिंदू धर्म का बहुत स्पिरिट है, आपको हिंदू धर्म के बारे में प्रेम है। लेकिन आप जिनके लिए कर रहे हैं, वो मोदी जी हो, योगी जी हो, ओम बिरला हो, ये सब ढोंगी लोग हैं। इनको कोई स्पिरिट नहीं समाज का। तो आप इनको गायकर साहब हिंदू को धर्म invite से कर कोई रहे हैं? स्पिरिट नहीं है। तो ढोले साहब गायकर साहब को निमंत्रण दे रहे हैं, कांग्रेस में आ जाओ। अगर बोल रहे तो बोल दीजिए ना। तो आप तो पूरा गायकर खुल के साहब बोल देखिए, दो, ऐसा क्या है, उनपे जो संस्कार हुए हैं, वो कई सालों तक उनको आरएसएस के वो इन पे ऐसे संस्कार हुए हैं। मैं तो चाहूंगा, देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों ने को पूछा कि इस देश में हिंदुओं की पार्टी कौन सी है, तो बड़े बड़े बहुत पत्रकार, वो जिसको पद्मश्री मिला हुआ है, ऐसे पत्रकार ने जवाब दिया हिंदुओं की पार्टी इस देश में कांग्रेस है, क्योंकि जी। कांग्रेस को ही हिंदू धर्म के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट दिया है। लेकिन अब गायकर साहब इसको मानेंगे नहीं। अब इनका जनाधार ये बढ़ा रहे धीरे धीरे, लेकिन अब कम हो रहा है। तो बीजेपी के लोग बहुत ढोंगी है, मैं मुझे- बताता हूँ। गायकर साहब बोलिए, आपकी गायकर साहब बात बोलिए, को बहुत देर से मैं बात करूं? बोलिए गायकर साहब बोलिए, मैं बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए, कांग्रेस में आ रहे हैं ये कि नहीं? गायकर साहब बिल्कुल- बोलिए। कांग्रेस नहीं 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 नहीं, इनके लिए तालियां बजाना जरूरी है। कोई तो कांग्रेसी ऐसा निकला जो इतिहास पढ़कर इस मंच पर बैठा है। मैं इनका सम्मान करता हूं, इसके लिए सम्मान करता हूं, इन्होंने जीना की जो हकीकत बताई, ये वास्तविकता बताई, इसलिए जो आज तक का इतिहास जीना का बताया। लेकिन मैं केवल इनको एक ही कहता हूं, ये इन्होंने आधा बताया। आपको भी मालूम है जीना क्यों बिगड़ गया। जीना जो जो आफत का आंदोलन बोल रहे थे, कांग्रेस, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, बार बार जीना का अपमान होते रहा। जो आपने कहा जीना ये राष्ट्रभक्त था, बिल्कुल राष्ट्रभक्त था। उन्होंने क्रांतिकारों को कहा, कोर्ट में युद्ध लड़ा, केस लड़ी, बिल्कुल ये देशभक्त जीना था। इनको बिगाड़ने की जिम्मेदारी आगे के पन्ने भी जरा पलटिए भाई साहब। जिनको एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को पूरी तरह से एक मौलाना बना दिया, देश का विभाजक बना दिया, उसके लिए आपको और मुझे बात माननी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के भाई साहब को भी ये बात माननी पड़ेगी कि इनको हमने खराब किया, हिंदुओं ने, कांग्रेस ने खराब किया। और यहां तक नहीं, संघ के संस्थापक भी कांग्रेस के थे,
भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक कांग्रेस के थे, लेकिन जब आपने राष्ट्र को छोड़ दिया, एक लांगुन चालन किया, एक समाज का, एक धर्म का आपने चोला पहन लिया, तब ये देश गलत रास्ते पर गया। मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूं। अगर मुलायम सिंह जी अगर गोलियां नहीं चलाते थे तो मुलायम चोगा पहन लिया साहब, हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा दिल के ऊपर राज करते थे। जी जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिसके लिए जिन्होंने इस देश का सत्यानाश किया, जिन्होंने इस देश का गजवा हिंद किया, ऐसे लोगों का झंडा उठाकर केवल एक समाज का नेतृत्व करने के लिए आप जब लालायत रहते हो, तब इस देश का रास्ता भटक जाता है, तब इस देश का युवा भटक जाता है, तब आप और मैं कुंठित होते हैं, विचारों के दिशाहीन होते हैं। ये भी वास्तविकता हमको याद रखनी चाहिए। मेरी बात को गलत मत ले लीजिए ना। मनोज यादव जी, अब आप बताएं, जो अभी शंकर गायकर साहब ने कहा कि आप हमेशा लालायित रहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय का पक्ष लेने के लिए, एक ही समुदाय के बारे में बात करने के लिए, यानी उनका इशारा सीधी साधे तौर पर है कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रही है। मनोज यादव साहब, आप बताएं प्लीज। समाजवादी पार्टी देश के संविधान के ढांचे के हिसाब से चलती है। इस बात को इस देश के हर नागरिक को समझ लेना चाहिए, और खासकर आरएसएस और आरएसएस के जो तमाम सारे उपबंध, निबंध, कबंध जो कुछ भी है, उनको खासकर समझ लेना चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक घटना घटी जिसमें 139 लोग मरते हैं, और वो सारे हिंदू थे। भगदड़ में, धार्मिक कार्य में, उन सारे 139 लोगों को 1-1 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी करती है। ये आरएसएस वाले कहां? ये भिखारी है क्या? गरीब है क्या? ये क्यों नहीं मदद करने आए? समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी फंड से सबको 1-1 लाख रुपए दिया। कितना? 1,39,00,000 रुपए दिए। तो हमको हिंदू का पाठ पढ़ाओगे? और कितने बड़े हिंदू हो? मैं यदुवंशी हूं, और हमारी पार्टी के नेतृत्व करता जो है वो भी यदुवंशी है। हिंदू हो तो हिंदू बन के रहा। तुम हमको सिखाओगे? बीच में ना बोलो, रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ। मुझसे बड़ा हिंदू न तू न तुम्हारा राष्ट्र। भगवान कृष्ण का वंशज हो, ढंग से बात करिए। हिंदुत्व की परिभाषा मुझको मत पढ़ाइएगा, समझ गए? हम वहां भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति नहीं है। सुन लो पहले मेरी बात, सुन लो। हम भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन नहीं किए। हम पशुपालक, हम कृषक हैं, हम काम करने वाले लोग, बॉर्डर की रक्षा करने वाले लोग हैं। हमें क्या ज्ञान बताओगे आप? हमें ज्ञान बताने की हैसियत है आरएसएस की? अब गोलियां हमने नहीं, इस देश के कानून ने चलाई थी। अगर नेताजी गलत होते तो इस देश का संविधान और कानून उनको सजा देता। एक इतनी सी एफआईआर नहीं दर्ज है, और जिसने मस्जिद गिरवाई थी ना, वो 1 दिन के लिए जेल भी गया था। पता नहीं है? यही नहीं है, बुद्धि नहीं है। गैर संवैधानिक लोग हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। तो मारने की इच्छा उनकी थी। जरा नेताजी का बयान पढ़िए भाई साहब। हिंदुत्व के लिए उसकी अवधारणा में उतरना पड़ता है। भगवान बुद्ध को आत्मसात करना पड़ता है, जिन्होंने सनातन बनाया था, लाइट ऑफ एशिया जिन्होंने लिखा था। उन्हीं के दौर में भारत सोने की चिड़िया था। बाकी तो लुटेरे, इधर वाले भी लुटेरे, उधर वाले भी लुटेरे। इधर राजतंत्र के साथ लूट थी, और उधर जब बाहरी आक्रमणकारी आए उनके साथ लूट थी। पता नहीं है क्या आपको? सम्राट अशोक का कार्यकाल नहीं याद है क्या? इस तरह की बातें टीवी चैनल पे मत करिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। मेरा अंदाज दूसरा है। भगवान कृष्ण का मुझ पे साक्षात आशीर्वाद है, और कहीं मैंने चक्र धारण कर लिया तो तुम्हारा हिंदुत्व पलीता निकल जाएगा उसका। ये मेरे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ईश्वर के अंदर दिया गया। भगवान राम के झंडा छोड़ो, भगवान राम के मंदिर में पलीता करने वाले, भगवान राम पद को धसाने वाले, आपको मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे घर में कृष्ण है, शर्म नहीं आती? भगवान कृष्ण के साथ में आपका तालमेल कर रहे हो? कौन सी बात कर रहे हो तुम? भौंकने लगा, मचलने लगा। क्या हो गया? मैंने तो कोई बात असंवैधानिक बात कही नहीं। मैं तो तुम्हारे पार्टी का कुत्ता तब बेचने के लिए नहीं मरा आज तक। तुम्हारे घर का कुत्ता पार्टी के को गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए काम करके गए हैं। इसीलिए सरकार ने उनको पद में विभूषण दिया। शर्म नहीं आती है क्या?
जिस देश के नेता को पद्म विभूषण मिला हो उसको हत्यारा कहते हैं, शर्म नहीं आती? इसलिए तो बुलडर चल रहा है। सर याद रखना, तुम्हारे घर पर भी बुलडर आ सकता है। अज्ञानता का प्रतीक बीजेपी इस तरह की बातें करते हैं। पापियों का नाश करना ये योगी का काम है। वो योगी तुम्हारा बाप है, याद रखो। मैं यदुवंशी मनोज यादव हूँ, पुष्पवंशी मनोज यादव जी तुष्टिकरण का आरोप आप पर लगता है। तुष्टिकरण का आरोप समाजवादी इंडिया अलायंस में इसलिए लगता है कि आर्टिकल 370 वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स में आपका जो अंदाज है, राम मंदिर का निर्माण का विरोध, सीए का विरोध, सावरकर के खिलाफ बोलना, संभाजी नगर यहां पर जो महाराष्ट्र में है औरंगाबाद का रीनेमिंग संभाजी, वहां पर भी विरोध इंडिया अलायंस का। तुष्टिकरण साफ दिख रहा है मनोज यादव जी। नहीं मैं बताता हूँ। एक मिनट मैं एक लाइन बोल लूं बस। कोई विरोध नहीं है, इंडिया अलायंस जिंदाबाद है। इंडिया के लिए लड़ा है, खुद चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए थोड़ी ना इंडिया की तरह लड़ा है। ये सब कोई विरोध नहीं है, सब बातें हैं, झूठ है, प्रपंच है। इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। बोलिए धोनी साहब, कुछ बोलने वाले थे आप। ऐसा है, आपने अभी बताया कि ये संभाजी औरंगाबाद का नाम जो बदल के संभाजी नगर किया, उसको विरोध किया था इंडिया आघाड़ी ने। ये बात गलत है। एक्चुअल में ये जो नाम है संभाजी नगर, ये किसने किया? ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार के आखिरी दिन था, उस वक्त उन्होंने ये डिक्लेयर किया था मंत्रिमंडल की बैठक लेके। तो महाविकास आघाड़ी की इंडिया गठबंधन की सरकार ने ही औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया। बाद में उसको छत्रपति जोड़ दिया शिंदे ने, डबल से लिया मंत्रिमंडल की बैठक और उसको छत्रपति एक जोड़ दिया। तो संभाजी नगर तो ये नाम तो किसने? कांग्रेस ने दिया है ना, महाविकास आघाड़ी ने दिया है। ये जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, इन्होंने दिया है। और ये ऐसा कोई विरोध नहीं किया था, उल्टा हमने ही नाम दिया था। और दूसरी बात ऐसी है कि इनके जितने भी नेता है ना, ये अभी जो हिंदू मुस्लिम ये सब कर रही है, सिर्फ कुर्सी के लिए इनको सत्ता जाती हुई दिख रही है। लोकसभा में जो अनुभव रहा कि अपनी सरकार आती नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा। और ये जो है कटेंगे बटेंगे, ये जो है इसका तो विरोध पंकजा मुंडे ने भी किया, अशोक चौहान ने भी किया कि ये महाराष्ट्र में नहीं चल रहा। धोनी साहब एक सेकंड, एक छोटा सवाल। मनोज यादव जी आप भी सुने, शंकर गायकर जी आप भी सुने, बड़ा सीरियस सवाल है सर। आपने कहा कि बीजेपी को सत्ता जाती हुई दिख रही है, ऐसा बोला आपने। द प्रॉब्लम इज, यही चीज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की गई थी, जहां पर मंगलसूत्र और भैंस की भी बात की गई। वहां पर आपकी 31 सीटें आ गई और ये 17 पे रह गए। तो ये दोबारा ऐसी गलती क्यों करेंगे धोनी साहब? क्योंकि ये मालूम है महाराष्ट्र में तो ऐसा चलता नहीं है भाई। महाराष्ट्र में जो काम करता है उसको वोट मिलता है, इस चीज पे वोट नहीं मिलता है। तो ऐसा आप कैसे बोल रहे हो? बीजेपी में बड़े अकल वाले लोग हैं, मतलब बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं सर। उन्होंने ना जाने कितनी एजेंसीज को हायर किया हुआ है जो उनको एडवाइस करते हैं। आप डॉक्टर धोनी आप बोले प्लीज। मैं भी समझता था कि बीजेपी वाले बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बहुत स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऐसा मैं भी मानता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो जिस तरह से टिकट वाटप किया था और यहाँ उम्मीदवार उतारे हैं, उस पर से दिख रहा कि वो स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। यहाँ पे भी अब पैसों का लेन देन चालू हो गया बीजेपी में, और सब जो है परिवारवाद चालू हो गया, पैसे की लेन देन चालू हो गई, और अपने अपने गुट के लोगों को टिकट दो, ये चालू हो गया। यही दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अकोला में एक जो उम्मीदवार दिया है ना, उसके बारे में इतनी नाराजगी है बीजेपी के लोगों में, उनके नगर सेवकों में। तो इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, मैंने बोला था, उनके हमारे एक दोस्त है जो बीजेपी के सांसद जो है अभी, वो पहले उनके जो पिताजी उनके दोस्त थे, वो करीबी है उनके बीजेपी वालों से, वो हमारे भी दोस्त है, डॉक्टर है। उनको मैंने बताया कि आप वो जो एक कैंडिडेट उन्होंने अभी उतारा, उसको आप टिकट मत दो, वो जीतेगा नहीं। ऐसी चर्चा उसके बारे में वो बहुत बुरी राय है लोगों में, फिर भी उसको टिकट मिला। तो इसका मतलब वो कोई स्ट्रेटेजी बिटेजी उनके पास है नहीं। वो इस तरह से सब परिवारवाद, पैसे देके सब चल रहा। और रही बात कि महाराष्ट्र में लोकसभा में नहीं चला मंगलसूत्र वगैरह, तो ये क्यों निकालेंगे? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना। उनके पास क्या है कि हमने 10 साल में अच्छा काम किया है, देखो ये लाड़का शेतकरी, 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट, 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में, शक्तिपीठ हाईवे, समृद्धि महामार्ग, 300 एकड़ जमीन, मुंबई में सेंट्रल पार्क,
और फिर अलग अलग 7 प्रोजेक्ट जो आए हैं, 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस, और शिंदे साहब का स्लोगन है केला काम भारी अटा पुरची तैयारी, यानी पूरे डेवलपमेंट का एजेंडा लेके चल रहे धोनी साहब महायुति। तो काम जो किया ये तो उन्होंने लोकसभा में बुनाया था काम 6 महीने पहले, कि जनता को पसंद नहीं आया ना, जनता ने तो उनको दिए नहीं। और आपको बताओ कि अभी उनका ये उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने लाडली बहना भी निकाली। ये अभी हार रहे हैं तो लाडली बहना निकालो, लेकिन उसका भी कुछ फायदा आने वाला नहीं। लोग अब सब बोल रहे हैं कि ये तो 1500 रुपए दे रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार इंडिया गठबंधन आएगा तो 2100 रुपए देने वाले हैं। वैसे एडवर्टाइज चल रही है 1 दिसंबर 900 कम कैसे कर दिए सर? 2100 राहुल गांधी ने 3000 बोला है, 900 कम कर रहे हैं। हाँ तो अलग अलग हमारे अलग अलग इसके 3000 रुपए वो आगे ऐसे दिख रहे, SMS आ रहे कि 3000 आ रहे। ये है ना बराबर है, पंचसूत्री जो दिया है 3000, लड़कों को भी जो है, बच्चों को, महिलाओं को 3000 रुपए महीना, और जो युवक है बेरोजगार उनको 4000 रुपए, ये है बराबर है। और महालक्ष्मी योजना में फ्री, ST में जो है ट्रैवलिंग के लिए फ्री है, ऐसे 8 लाख करोड़ का कर्जा है सर, 25 लाख का बीमा, 25 लाख के मुफ्त उपचार, 25 लाख 1500 में खजाना खाली हो रहा है, 3000 में क्या होगा? नहीं पड़ेगा। 1500 में खजाना खाली हो रहा है, 3000 में क्या होगा धोनी साहब? 3000 में पूरे ऐसा है कि इन्होंने खाली खजाना किया है, इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को, कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डरों को इनके पास पैसा पहुंचा दिया। अगर ये नहीं हुआ, अपने उद्योगपतियों मित्रों को पैसे नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए, बिल्डरों को नहीं दिए, तो ये जो पैसा है गरीबों तक पहुंच सकता है। देखिए कांग्रेस ने ये तो ठीक है, ये रकम तो छोटी छोटी रकम है, जो पेमेंट रहता है सैलरी कर्मचारी की वो तो बड़ी रकम रहती है। तो वो बड़ी रकम भी कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम जहां सरकार है वो चालू की है, तो वो बड़ी रकम तो कांग्रेस दे रही है, तो ये छोटी छोटी रकम है। जी सर ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्लियरली जवाब दे सर, हाँ या ना में जवाब दें। धारावी प्रोजेक्ट जो अडानी को दिया गया है, उद्धव ठाकरे साहब बार बार बोल रहे हैं कि जैसी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी हम उसको कैंसिल करेंगे। क्या आप कैंसिल करेंगे सर? क्या बोले उद्धव ठाकरे साहब बोले हैं तो बिल्कुल होगा वो। उद्धव ठाकरे देखिए अभी महाराष्ट्र में गठबंधन में जो है 3 पार्टियां है, लेकिन आज ये जो माजी मुख्यमंत्री CM वो एक शरद पवार साहब ज्येष्ठ है और एक उद्धव ठाकरे साहब है। वो जो बोलते हैं इसका मतलब पूरी महाविकास आघाड़ी का वो है, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी मनोज यादव साहब, आपने देखा किस प्रकार अलग अलग जगह पर, ये तो अखिलेश यादव साहब ने भी कहा, एक बार नहीं न जाने कितनी बार कहा है, राहुल गांधी तो रोज ही बोलते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू, एक तो वो जो सेबी की जो चेयरमैन हैं माधवी बुद्ध जो हैं उनके बारे में, और उसके अलावा अडानी जी के बारे में तो बहुत बोलते हैं, A1 A2 बोलते रहते हैं। तो सर उसका क्या लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? लोगों तक ये बात जा रही है क्या है कि वास्तविकता में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है? मनोज यादव साहब जी, ये बात बड़ी ताकत से कही जा रही है कि महाविकास आघाड़ी आखिर जो इतनी योजनाओं की बात करे वो कहां से पैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे देंगे। निश्चित तौर पे महाविकास आघाड़ी दे सकती है, युति इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जब 2014 में आती है तो अपने कम से कम 600 जिला कार्यालयों का निर्माण कराती है पूरे देश में, जिस एक कार्यालय की कीमत 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ गुणे 600 कर लीजिएगा साहब, फिर मुझे आंकड़ा बताइएगा कितना हुआ। और इकलौते वो पैसा क्या कोई RSS ने दिया था क्या? बताइए मुझे, मोहन भागवत जी ने भिजवाया था क्या? पैसा कहां से आया था? हजारों करोड़ रुपए। दिल्ली का 5 स्टार 7 स्टार होटल वाला हजारों करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट तैयार हुआ, कहां से पैसा आया था? इसलिए आप नहीं दे सकते हैं, महाविकास आघाड़ी दे सकती है क्योंकि उन्हें कार्यालय नहीं बनवाना है ना। और ये तो मैंने सिर्फ एक बीजेपी के कार्यालय की बात करी, इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप कल्पना करो, अडानी को 630वें नंबर से नंबर 2 पे पहुंचा दिया, कितने लाख करोड़ का आदमी बना दिया। मनोज यादव जी, अमित शाह जी ने छाती तोड़कर कहा कि मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि वकाफ बोर्ड रिफॉर्म्स होकर रहेगा। यह अहंकार है या सच्चाई है, यह हकीकत है? कोई मतलब नहीं है, ये देश संवैधानिक ढांचे से चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा वाले
बदलाव पे योगी सरकार को देख तमाचा मारा तगड़ा वाला, सब बता दिया, हैसियत बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो बांटने की राजनीति करते हो। मदरसा बोर्ड पे किस तरह परिवर्तन लेके आए थे तमाम कानूनों के तहत। तो वक्फ बोर्ड की जमीन की बात तो जेपीसी कमेटी है, कैसे बोल देते हैं बीजेपी के नेता, इनकी हैसियत कैसे पड़ जाती है जब जेपीसी कमेटी कमेटी में उसकी तमाम सारी विषयों पर उसकी चर्चा हुई है। तो ये अज्ञानता का प्रतीक है, सत्ता की भूख है, लूटने का जज्बा है। देश को लूट के गुजराती भैया भाग जाएंगे अमेरिका, कनाडा, जैसे कुछ भाग गए हैं, कुछ भाग जाएंगे। और तो ये देश को जो बर्बाद करने का ठेका ले रखा है आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने, हिंदुत्व के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये अब जनता नहीं सुनना चाह रही है। जनता कह रही जवाब दो, जवाब। मौज कर लिए 10 साल, 10 लाख का कोट पहन लिए, 2.5 लाख का चश्मा लगा लिए, लाखों की घड़ी पहन लिए, मित्रों के साथ जेट प्लेन में 8,000 करोड़ के जनता के पैसे के जहाज में घूम लिए। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अब सिर्फ जनता काम चाहती है, रोजगार चाहती है, पैसा बहुत है। और आप जो योजना चलाएंगे ना, तो जो आपने लूट के रखा उनसे रिकवर करके पैसा बांटा जाएगा, अडानी रिकवर से, करके बांटा जाएगा। अंबानी जी। से, याद है नहीं? नहीं याद है? तो जब रिकवरी शंकर होगी तब गायकवाड़ आएगा जी, आपको याद। मनोज यादव जी के मुताबिक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब लोग जो हैं वो देश को लूटते हैं। सर क्या आप देश को लूटते हैं शंकर गायकवाड़ जी? ऐसा है, बोलिए सर। ये टोटी चोर, ये टोटी चोर, ये चारा चोर, ये हिंदुओं के हत्यारे, भगवान श्री कृष्ण के नाम पेट भर, ये जो छेद से पानी निकलेगा, हैसियत में बात करिए जरा, तेरी आप समझ गए ना? बता रहा हूँ, ए टोटी चोर, तेरी अवतार बता रहा हूँ जरा। तू अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त बोलता है ना, अवतार बताता हूँ, तेरी अवतार सुन टोटी, तू जो आज तू सत्ता से बाहर है इसलिए कूद रहा है, राम विजय के साथ में है। और जो आजादी और बात करते हैं ना, अरे तुमने नौकरी नहीं दी, आजादी जो है आज 10,000 15,000 देश को आज वो कई बार हेल्प करता है, तुम्हारे जैसे टूटता नहीं है, कि नहीं लूटता है, माँ बहन की इज्जत नहीं लूटता है, किसी के ऊपर गोली नहीं चलाता है, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं बनाता है। आज तुम्हारे पेट में दर्द इसीलिए है कि राज और सत्ता से तुम बाहर है, तुमको नींद नहीं आ रही है, तुमको सत्ता के ख्वाब ना, असुर तुम जो है ना वो असुर बने हुए हैं, इसलिए मोदी को गाली देते हो, इसलिए तुम्हारे पाप कर्म, ये तुम्हारे पाप कभी सत्ता में तुमको आने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार ही, जनता ही तुमको अपना मालूम नहीं है क्या किया था वो खटिया ये धंधा के ऊपर नहीं करना। उत्तर प्रदेश में झोली लेकर घूमोगे भाई साहब, अरे श्राप झोली लेकर I think we've had enough. Gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। शंकर गायकर जी, जय सिया राम। मनोज यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ढोने साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई उनको हटा क्यों दिया? वो धन्यवाद सामने से बोल रहे थे, आप लोगों ने हटा दिया उनको, क्या कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच शंकर साहब, मनोज यादव जी और ढोने साहब, और मनोज यादव साहब और शंकर गायकर साहब और ढोने साहब। शंकर जी आप इस वक्त कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं है, शायद पालगढ़ में होंगे, कहाँ होंगे मुझे मालूम नहीं है। मनोज यादव साहब आप लखनऊ में हैं, सर आप अकोला में हैं, डॉक्टर ढोने आप तीनों लोग जब मुंबई में हो प्लीज ऑफिस में आइए, आराम से चाय पीजिए, आराम से बैठ करके समोसे खाइए। वी सर्व ग्रेट कॉफी, इस ऑफिस के अंदर जबरदस्त कॉफी मिलती है सर, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। जय हिंद।
Jay. Well, that kind of was about to become very, very abusive. Yes, yes, yes. Towards the end. So, but all the same, you look at the passions this thing generates. So, And the passion among the political parties when they see the adversaries, yes. where RSS, VHP and Samajwadi is concerned, it seems to me that they just waiting to see each other to take a fight. That's right. Take the fight to them. But I tell you what, I think they should make Shankar साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं. मैं आपको फिर बता रहा हूँ. They should make him the BJP spokesperson. अब वो विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन है बेचारे. वो बीजेपी को ज्यादा अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं इसके बनस्पत जो बाकी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे. सर तो इनके जो संघर्ष है, इनके जो कंप्लीट बर्डन जो बोलते हैं कि त्याग और बलिदान है, ये सब मिलके आज 500 साल के बाद राम मंदिर, इस चीज को मानना ही पड़ेगा. हम लोग आपके जब शो में आते थे करीबन 2000 उससे पहले, उसके बाद लगातार कंटिन्यूस आते रहे आपके. सर कितनी बार उनको जेल में भेज दिया गया. yes. कितनी बार उन्होंने ना जाने क्या कुछ किया. जिस प्रकार से आकर लड़ रहे थे, आई मीन वो जो मोराल था, वो जो संघर्ष का एक जबरदस्त जज्बा था, यू नो दैट्स नेवर डिम्ड, इट इज नेवर इन ओवर द इयर्स. हम उससे पहले आपसे मिलने से पहले मींस कंटिन्यूसली आप बहुत सपोर्ट किए. गायकर साहब है, वीएचपी है, अलग अलग विषय है, कंटिन्यूसली यू हैव बीन सपोर्टिंग देम. बट देन their zeal also was there, their commitment, their passion, their zeal and their courage. Yes, most yes, yes. And they never gave up. They never gave up. They never gave up. यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बता दूं 1984 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी. तब भी विश्व हिंदू परिषद विष्णु हरि डलमिया जी के नेतृत्व में तब भी वैसे ही काम करता रहा जैसे आज काम कर रहा है. कोई खास फर्क नहीं आया है और उस वक्त और आज में. तो एंड दे हैव सक्सीडेड. राम मंदिर में तो सफल हुए हैं. No, अब 2000 से आप लगातार ये 2 इश्यूज आप सपोर्ट कर रहे थे. You have been helping Kashmir, the Panun Kashmir वाले इशू, article which includes article 370 and Kashmiri Pandits. That is continuously मैं देख रहा था. You have been continuously taking up the issues. राम मंदिर, all VHP leaders continue, चाहे तोगड़िया हो, गायकर साहब हो, हमारे कौशल किशोर साहब. yes, everybody. They've always been. I mean, you have been having a platform, and ultimately it's culminated. Success achieved after how many years? 17, 18 years. Continuous fight. It's as you said, it's been a 500-year-old struggle. Yes. But all I'm saying is, so which is why I'm saying again and again, आज की तारीख में मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी को वापस हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ. I personally feel एकनाथ शिंदे साहब has done enough. एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है. और तीसरी चीज़ जो है, जो लाड़की बहन योजना है, इसको ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं. प्रदीप जी, असल में लाड़की बहन योजना की वजह से बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है इसकी वजह से. If the MVA takes it lightly, they'll have a very nasty surprise waiting for them on the 23rd of November. Exactly what happened in Haryana might happen again. They really have to be very, very careful. They really have to work very hard and they have to be very, very focused. The way they were during the Lok Sabha election. लोक सभा इलेक्शन के दौरान प्रदीप जी आपको याद होगा, एक तो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हुई और दूसरा संविधान बचाओ. ये 2 मुद्दे थे जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस रही. ऐसा कुछ मुझे अभी महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है. हरियाणा के चुनाव में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश आया है. उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो जोश और उत्साह होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है अभी मुझे. हो सकता है कि स्टेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज प्रोबब्ली हैज नॉट up the ante where the elections are concerned, because जहाँ हमने कर्नाटका elections दिए, हरियाणा elections दिए, we saw it. The state leadership was on the front foot. The state leadership was out there. तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल. तीनों जगह पर बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ी है. Even Haryana, they fought it well. Very well. Ultimately, it just fell in place for the BJP. That's all. The minute planning by 0.5%. Yes. Because they were able to work out an anti-Jat combination, OBC and Dalit combination worked very they well. had the same thing plans in Lok Sabha in Maharashtra, but it never worked. It didn't work. And now also they have a minute planning. Raj Thakre साहब है, वो आए हैं. So we don't know whether it will work or not. It works a lot. But Raj Thakre, as we discussed yesterday, is a double-edged sword. Yes. There is a possibility that Raj Thakre might eat into the Eknath Shinde voters. They might also come into, for Raj Thakre. There's every possibility Uddhav Thackeray might actually gain in some seats because of Raj Thakre. One never knows.
लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लाडकी बहन योजना है, सर, इज मनी इन द बैंक, प्रदीप जी। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश। आप महालक्ष्मी योजना लेकर के आए, आपने कैंपेन महालक्ष्मी योजना के ऊपर बेस करी, बट जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों के बैंक में पैसे आ चुके थे 6,000 रुपए, 6,000 रुपए लोगों के बैंक में आ चुके थे। A bird in hand is better than two in the bush. That's it. You are promising something. You are promising the moon, the stars, the sun and everything. But people have got money in the bank. Money in the bank. 5 इंस्टॉलमेंट दे चुका है। I mean, महाराष्ट्र Sir, गवर्नमेंट 5 इंस्टॉलमेंट। सर, बैंक में पैसा means EVM में वोट, सीधी बात है। That's it. It's not going to be easy for the MBA. It is not going to be easy. That's all that I'm saying. They have to work out something. You still have a week left. Not a week. You have 5 days left or 4 days left. Today is already 15th. 15 तारीख की रात होने वाली है। सिर्फ 4 दिन, मतलब इनफैक्ट 3 दिन बचे हैं, क्योंकि 2 days you are not allowed to campaign. सिर्फ 3 दिन और बचे हैं आपके पास कैंपेनिंग के लिए। In terms of the intensity of campaigning, the BJP is far ahead at the moment. That's what I think. I may be wrong. महायुति, I think the most फ्रंट फुट पे खेल रहे एक नाथ शिंदे। बिल्कुल। Oh God, everywhere सिर्फ एक नाथ शिंदे के वो कैंपेन चल रहा है। वो जी, एक बिल्कुल। नाथ शिंदे, धनुष जवान, एक नाथ शिंदे। He has taken, steps, 10 steps ahead of the rest of them, including right. Mahayuti and everybody. And everybody else. Yes. और उसके बाद आते हैं शरद पवार साहब, उसके बाद आती है एनसीपी, और फिर आती है कांग्रेस। मेरा ये कहना है कि you have to wake up. The Congress has to wake up in these next 2-3 days. You've got 72 hours. Now, what is the rabbit that you can pull out of a hat in the next 72 hours? We don't know. But if they don't, It's very India interesting comes back. to see how Eknath Shinde's, we have not talked, nobody is talking about his achievements. एक व्यक्ति जो असलियत में रिक्शा चलाता था रात को, दिन में बाहर काम करते थे, रात को रिक्शा चला के पैसा कमाते थे, आज वो आदमी सीएम बना है महाराष्ट्र के। जी, And it's all verifiable. And he has performed. Yes. बात यह है कि नहीं गद्दी मिला और कुछ नहीं किया, गद्दी मिला, वो कहते कि फेसबुक सरकार, no, he is out in the field, he is not leaving one opportunity to say that एकनाथ शिंदे यहाँ नहीं पहुंचा, he is there everywhere. एकनाथ शिंदे साहब हर उस जगह पर हैं जहां पर आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, आज तक कोई नहीं गया, वहां पर एकनाथ शिंदे जी पहुंचते हैं, खुद चल के पहुंचते हैं। अरे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, आपको याद नहीं जो लैंडस्लाइड हुई थी, आदिवासियों के घर थे। Wetlands, it's difficult for anybody. उस वक्त मानसून का टाइम था, जबरदस्त बारिश हो रही थी, और ये खुद चल के गए वहां तक। तो वो स्पिरिट है एकनाथ शिंदे की। अब उसे आप कैसे लड़िएगा? वो उत्साह, वो ताकत, वो जुनून मुझे अभी एमबीए में नहीं दिख रहा है। Anyway, I could be wrong, but that's it. Well, that's just about it. आप कुछ बोल रहे थे सर, please. No, it would be very eager to see how he performs in the elections. Yes, I would love Is to the see it people too. going to see up the commitment, the achievement that he has done, उसकी जो passion है towards work and his passion for hard work, how it is all going to culminate into votes? It will be very interesting to see. Absolutely, I would love to see that too. I think the whole world is waiting for that. Because not only he has worked, he has advertised his work. He's advertised his work 10 times where the other parties are left behind 10 times. That's right. You need to admit that. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सबको एक बार फिर गुरु नानक देव जी के जयंती पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। It is the 555th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder of the Sikh religion. Once again, congratulations, felicitations to all of you. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। पहले घंटी बज गई थी, दोबारा बजा दीजिए भाई, जो भी घंटी बजा रहा है। देखिए साहब, घंटी भी बज गई, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने कमेंट जरूर भेजें। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है भाई? आपके मुताबिक कौन जीतने वाला है? एमबीए या एनडीए, महायुति या महाविकास अघाड़ी, कौन जीत रहे हैं? मेरी समझ में लड़ाई, जंग जो है अब भी अमित शाह बनाम शरद पवार है। अमित शाह वर्सेस शरद पवार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। आप सब लोगों से मुलाकात होगी एक बार फिर कल। तब तक के लिए नमस्कार।